जब हम साहित्य के इतिहास की बात करते हैं तो क्या जहन में आता है? शायद कुछ पुरानी किताबें, कुछ लेखकों के नाम, पर ये असल में उससे कहीं बढ़कर है। ये किसी समाज की, किसी कौम की कलेक्टिव कॉन्शियसनेस की कहानी है। मतलब ये उसकी आत्मा का एक नक्शा है। तो आज हम हिंदी साहित्य के इसी नक्शे को, इसकी एकदम शुरुआत से समझने की कोशिश करेंगे। अब सवाल ये उठता है कि कोई कहानी जो 1000 साल लंबी हो, उसका नक्शा भला कैसे बनाया जाए? सोचिए, साहित्य के इतिहास को समझना ना बिल्कुल किसी पुराने अनजाने इलाके का नक्शा बनाने जैसा ही है। इसमें उन रास्तों को खोजना पड़ता है जो हमें बताते हैं कि हम आज जहां खड़े हैं वहां तक पहुंचे कैसे। तो चलिए इस सफर की शुरुआत एक शब्द से करते हैं, साहित्य इतिहास। सुनने में थोड़ा भारी लगता है, पर इसका मतलब बहुत सीधा है। साहित्य की हिस्ट्री को समझना ये सिर्फ ये नहीं देखता कि क्या लिखा गया, बल्कि ये भी टटोलता है कि क्यों लिखा गया, कैसे लिखा गया और वक्त के साथ उसमें बदलाव कैसे आते गए। और इस पूरी सोच को अगर एक लाइन में किसी ने सबसे बेहतरीन तरीके से कहा है तो वो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। उन्होंने कहा कि साहित्य जो है वो लोगों की सोच, उनकी फीलिंग्स का एक जमा किया हुआ आईना है। और साहित्य का इतिहास क्या है? बस उसी आईने में दिख रही तस्वीरों के सिलसिले को समझना। इसीलिए ये इतना जरूरी हो जाता है। तो फिर सवाल आता है कि हिंदी साहित्य का ये पहला इतना डिटेल्ड और असरदार नक्शा तैयार किसने किया? इसका श्रेय जाता है आचार्य रामचंद्र शुक्ल को। वो पहले इंसान थे जिन्होंने हिंदी साहित्य के इतने बड़े फैलाव को एक सिस्टमैटिक तरीके से हमारे सामने रखा। तो शुक्ल जी ने किया क्या? उन्होंने इस पूरे 1000 साल के सफर को समझने में आसानी हो इसलिए 4 बड़े हिस्सों में बांट दिया: आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। और कमाल की बात यह है कि उनका बनाया ये फ्रेमवर्क इतना जबरदस्त था कि आज भी, जी हाँ, आज भी हिंदी साहित्य की पढ़ाई इसी की बुनियाद पर होती है। तो चलिए इस नक्शे के सबसे पुराने और शायद सबसे रहस्यमयी हिस्से से अपनी यात्रा शुरू करते हैं। तो चलिए इस नक्शे के पहले पड़ाव पर चलते हैं, आदिकाल। हम अब उस दौर की गहराइयों में उतर रहे हैं जब हिंदी साहित्य अपनी जड़ें जमा रहा था, अपनी पहचान बना रहा था। देखिए, किसी भी दौर के साहित्य को समझने के लिए ना उस वक्त के माहौल को समझना बहुत जरूरी है। और आदिकाल का माहौल कैसा था? राजनैतिक उथल-पुथल वाला। छोटे छोटे राजपूत राज्य थे जो लगातार या तो आपस में लड़ रहे थे या फिर बाहरी ताकतों से। और इसी लड़ाई, इसी बहादुरी के माहौल ने उस दौर के लिटरेचर को उसका कैरेक्टर दिया। अच्छा, अब यहाँ कहानी में एक बड़ा ही दिलचस्प मोड़ है। इस एक ही दौर के एक नहीं बल्कि दो बड़े नाम हैं। आचार्य शुक्ल ने इसे कहा वीर गाथा काल। क्यों? क्योंकि उनके हिसाब से उस जमाने में वीर रस वाली कविताएं, मतलब हीरोइज्म वाली पोएट्री ही सबसे ज्यादा थी। लेकिन फिर आए आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। उन्होंने कहा नहीं, इसे आदिकाल कहना ज्यादा सही है। ये एक ज्यादा न्यूट्रल, ज्यादा बड़ा टर्म है जो सिर्फ शुरुआत की बात करता है, किसी एक तरह की कविता की नहीं। तो क्या इसका मतलब ये है कि आदिकाल में सिर्फ तलवारें ही चलती थीं और लड़ाइयों की ही बातें होती थी? नहीं, बिल्कुल नहीं। उस युग की साहित्यिक दुनिया इससे कहीं ज्यादा बड़ी और रंगीन थी। जैसा कि खुद शुक्ल जी ने भी माना, इस दौर में वीर रस तो था ही, पर उसके साथ साथ श्रृंगार रस यानी प्यार और खूबसूरती की कविताएं भी लिखी जा रही थीं। भक्ति के जो बीज बाद में इतना बड़ा पेड़ बने, वो भी इसी दौर में पड़ चुके थे। और तो और नीति की बातें भी हो रही थीं और आम लोगों के बीच पहेलियां और गीत भी बन रहे थे। और ये वैरायटी हमें उस दौर के कवियों में साफ साफ दिखती है। एक तरफ चंद्रबरदाई है जो पृथ्वीराज रासों में वीरता के गीत गा रहे हैं, तो दूसरी तरफ नरपति नाल बीसलदेव रासों में प्यार और जुदाई की कहानी सुना रहे हैं। फिर विद्यापति आते हैं जिनके पदों में भक्ति और श्रृंगार ऐसे घुल मिल गए हैं कि कमाल ही लगता है। और अमीर खुसरो, वो तो अपनी पहेलियों और गजलों से आम लोगों की भाषा यानी खड़ी बोली में एक नया रंग भर रहे थे। तो अब तक जो हमने नक्शा देखा वो काफी साफ सुथरा लग रहा है ना? लेकिन रुकिए, साहित्य का इतिहास कभी भी सीधी लाइन में नहीं चलता। शुक्ल जी का बनाया ये फाउंडेशनल नक्शा असल में एक बहुत बड़ी एकेडमिक बहस का सेंटर पॉइंट है। तो असली सवाल अब शुरू होता है,
क्या ये नक्शा जैसा बना दिया गया वही आखिरी सच है, या इसमें बदलाव की, इसे और बेहतर बनाने की गुंजाइश है? बस यहीं से इस टॉपिक का सस्पेंस और गहरा हो जाता है। ये जो नाम का चक्कर है ना, ये कोई छोटा मोटा मतभेद नहीं, ये एक बहुत बड़ी बहस है। हर विद्वान अपने नजरिए से इस दौर को देख रहा था और एक नया नाम सुझा रहा था। जैसे राम कुमार वर्मा ने कहा, अरे भाई उस दौर के कवि कौन थे? चारण, तो इसे चारण काल कहो। वहीं राहुल सांकृत्यायन ने समाज को देखा, बोले उस समय सिद्ध और सामंत लोग पावर में थे, तो इसका नाम होना चाहिए सिद्ध सामंत युग। देख रहे हैं, एक ही चीज को देखने के कितने अलग अलग तरीके हो सकते हैं। और ये बहस सिर्फ नाम पर ही नहीं रुकी। इस दौर की टाइमलाइन, मतलब ये कब शुरू हुआ और कब खत्म, इस पर भी विद्वानों में कोई एक राय नहीं है। लगभग 100 साल का फर्क है अलग अलग मतों में। ये इस एकेडमिक मिस्ट्री का एक और पहलू है। तो अब सवाल उठता है कि इतनी सारी बहसों और कन्फ्यूजन्स के बावजूद ये पुराना दौर आज भी इतना जरूरी क्यों है? वो इसलिए क्योंकि ये हमारे लिटरेचर का, हमारे साहित्य का डीएनए है। आदिकाल इसलिए इतना मायने रखता है क्योंकि आज जो हम हिंदी बोलते लिखते हैं उसकी नींव इसी दौर में पड़ी थी। भक्ति काल जैसे इतने बड़े साहित्यिक आंदोलन के बीच यहीं बोए गए थे। रासो काव्य जैसी परंपरा हमें इसी दौर से मिली, और ये पहली बार था जब संस्कृत जैसी क्लासिकल भाषा और आम लोगों की भाषाओं का संगम हुआ। सच कहें तो ये उस पूरे युग की आत्मा का आईना है। इसको समझने का सबसे अच्छा तरीका शायद ये है कि हम इसे एक संधि काल की तरह देखें, एक जंक्शन पॉइंट, एक संगम, जहां कई भाषाएं, कई संस्कृतियां, कई नए पुराने विचार आकर मिल रहे थे और उस धारा को बना रहे थे जिसे हम आज हिंदी साहित्य के नाम से जानते हैं। तो आखिर में ये सारी बातचीत हमें एक बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देती है। हमारी ये सबसे पुरानी साहित्यिक जड़ें, ये वीरता की कहानियां, ये प्यार के किस्से और ये भक्ति की पहली फुहारें आज के इस दौर में हमारे लिए क्या मायने रखती हैं? इसका जवाब शायद हमें अपने ही इतिहास की गहरी समझ में मिलेगा।